नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ईरान को मध्यस्थों के जरिए भेजा अमेरिका ने संदेश, ईरान कर रहा समीक्षा। पाकिस्तान के मध्यस्थ बनने पर मोदी घिरे, कांग्रेस बोली पोल खुल चुकी है। ट्रंप नेतन्याहू की सीक्रेट डील, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की इनसाइड स्टोरी। ईरान के इजराइल पर नए हमले, कहा ऐसे होगी बातचीत। ईरान बोला अमेरिका समय लेकर रणनीति बना रहा, हमले की तैयारी में है। अमेरिका और ईरान के बीच नई हलचल दिखी है। सीबीएस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को अमेरिका का संदेश मध्यस्थों के जरिए मिला है और ईरान इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के बातचीत के दावे के बाद ये रिपोर्ट आई। मध्यस्थता पर पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र जैसे देशों के नाम चल रहे, लेकिन किसी का नाम अभी पूरी तरह पुष्ट नहीं है। पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सुलह की कोशिश कर रहा है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रविवार को ट्रंप से बात भी की और बैठक की पेशकश की। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की बातचीत के लिए इस्लामाबाद को बैठक का स्थान बताया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते बैठक संभव बताई जा रही है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। तुर्की और मिस्र भी सक्रिय हैं। तीनों देश बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता की रिपोर्ट सही है तो यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है और भारत की उपेक्षा है और इसके लिए पूरी तरह स्वघोषित विश्वगुरु जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य सफलता के बाद भारत की कूटनीति कमजोर रही और पाकिस्तान की कूटनीति ज्यादा प्रभावी रही, जिससे पाकिस्तान को नई ताकत मिली। अमेरिका के साथ उसके रिश्ते मजबूत हुए हैं। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमले से ठीक 2 दिन पहले समाप्त हुई पीएम मोदी की अविवेकपूर्ण इजरायल यात्रा हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बेहद विनाशकारी निर्णय के रूप में दर्ज होगी। एक ऐसा निर्णय जिसने हमें उस स्थिति में पीछे धकेल दिया जहां मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते थे और निभानी भी चाहिए थी। प्रधानमंत्री की झप्पी कूटनीति की पूरी तरह पोल खुल चुकी है। देश को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ईरान इजरायल जंग और नैरेटिव में पीछे छोड़ रहे पीएम मोदी पर अब अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी 2026 के अंत तक शायद अपने पद पर बने नहीं रहेंगे। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत की पुस्तक के विमोचन के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका दिल और राजनीतिक समझ यही कहती है कि शायद मोदी 2026 के अंत तक पीएम नहीं रह पाएंगे। अब मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच एक सीक्रेट फोन कॉल हुई थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक इस फोन कॉल में नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को खत्म करने के लिए राजी किया था। नेतन्याहू ने ट्रंप को याद दिलाया कि ईरान ने 2024 में उनकी हत्या की साजिश रची थी, इसलिए अब बदला लेने का सही समय है। खुफिया जानकारी मिली थी कि खामेनी शनिवार सुबह अपने करीबियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसे सही मौका माना गया। नेतन्याहू की दलील थी कि खामेनी के मरते ही ईरानी जनता सड़कों पर उतर आएगी और वहां की सरकार गिर जाएगी। इसी बातचीत के बाद ट्रंप ने 27 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को हरी झंडी दी। 28 फरवरी की सुबह हमला हुआ और उसी शाम ट्रंप ने खुद खामेनी की मौत की पुष्टि की। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी माना इस हमले के पीछे बदला एक मुख्य वजह थी। ट्रंप के बयान के बाद रूस और ईरान के बीच अहम फोन कॉल हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की। इस दौरान रूस ने जंग रोकने की बात कही और कहा कि अब कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाए, राजनीतिक समाधान पर जोर दिया जाए। ईरान ने रूस और चीन से अपील की है कि वो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की रक्षा करें और अमेरिका को सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का इस्तेमाल करके तनाव बढ़ाने से रोकें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि उन्होंने फोन पर बात की है। ईरान ने कहा कि अमेरिका यूएनएससी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अपनी संप्रभुता पर जोर दिया और कहा कि हम अपनी रक्षा जारी रखेंगे। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वोन डेर लेन ने ईरान इजरायल जंग पर कहा कि अब बातचीत का समय है, जंग को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने स्थिति को काफी गंभीर बताया और बातचीत से समाधान की बात कही। उन्होंने कहा यही एक रास्ता है।
ईरान लगातार इसराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है। अब उसने दक्षिणी इसराइल, मध्य इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं। वहीं उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के रॉकेट भी गिरे हैं। शुरुआत में किसी के घायल होने की खबर नहीं थी, लेकिन बाद में 2 लोगों के घायल होने की सूचना आई। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने यह जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से दक्षिणी इलाका निशाने पर है। खासकर डिमोना शहर को टारगेट किया जा रहा है। डिमोना इसलिए खास है क्योंकि इसी शहर में इसराइल का परमाणु केंद्र मौजूद है। इससे खतरा और बढ़ गया है। ईरान ने इसराइल पर नई कार्रवाई की घोषणा की। ईरानी सेना ने बताया कि उसने इजरायली ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताजा हमले किए हैं। ईरान ने कहा कि इसराइल को बेहद संवेदनशील ठिकानों, जिनमें डिमोना, तेल अवीव और इलाट शामिल हैं, इसके साथ साथ अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। ईरानी सेना ने इन हमलों को ईरान पर हुए हमलों का बदला बताया और कहा वो असरदार सैन्य कार्रवाई के जरिए बातचीत कर रहा है। इजराइल में फिर ईरान का मिसाइल हमला हुआ। इसमें ईरान ने क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। ये हमला नेशर शहर में हुआ। नेशर हाइफा के पास स्थित है। हमले की पुष्टि इजरायली सेना ने की है। हमले की जगह पर नुकसान दिखा, इमारतों को क्षति पहुंची, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। ट्रंप की बातचीत के दावे को खारिज करते हुए ईरान ने इसको एक रणनीति बताया। ईरान ने कहा ये सिर्फ रणनीति है, अमेरिका समय ले रहा है, ये सब तैयारी का हिस्सा है। ईरान इसे एक चाल मानना है। ईरान ने कहा कि अमेरिका सेना बढ़ा रहा है, क्षेत्र में और सैनिक भेजे जा रहे हैं। ये संभावित बड़े हमले की तैयारी बताई गई। वहीं ईरान ने बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही, न ही किसी माध्यम से संपर्क है। ईरानी सेना ने ट्रंप को धोखेबाज कहा और ट्रंप के रवैये को विरोधाभासी बताया। ईरान ने कहा कि इससे हम नहीं भटकेंगे, हम युद्ध के मोर्चे पर फोकस रखेंगे। इससे साफ है कि ईरान और अमेरिका के बयान बातचीत को लेकर बिल्कुल अलग हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे लड़ाई और बढ़ने का खतरा हो सकता है। दोनों देश ईरान पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीधी लड़ाई भी अभी शामिल नहीं होंगे। अभी सैन्य तैनाती का फैसला नहीं लिया गया। हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य के पोर्ट आर्थर में बलेरो एनर्जी की रिफाइनरी में सोमवार शाम को जोरदार विस्फोट हुआ। घटना के बाद भारी काला धुआं आसमान में उड़ता दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने रिफाइनरी के पास रहने वाले पश्चिमी इलाके के निवासियों के लिए घर में ही रहने का आदेश जारी कर दिया। चश्मदीदों ने बताया कि अचानक जोरदार धमाका हुआ, इसके बाद तेज आग लगी और घना धुआं उठने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बड़ा हिस्सा आग की चपेट में दिखा। अभी तक धमाके का कोई कारण पता नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि इंडस्ट्रियल हीटर वजह हो सकता है। देश में अब सिलेंडर में कम एलपीजी करने की बात हो रही है। पहले जो गैस 14.2 किलो हुआ करती थी, वो अब कम कर दी जाएगी ताकि ज्यादा लोगों तक गैस पहुंच सके। तेल कंपनियां इस विकल्प पर विचार कर रही हैं, लेकिन सरकार ने इसे अफवाह बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिपोर्ट खारिज कर दी और कहा कि ये सिर्फ अटकलें हैं, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव विचार में है, लेकिन फैसला सरकार को करना है। सरकार ने लोगों से अफवाह न मानने को कहा। सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि कोयले की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है, इसलिए कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं। कुल सचिव ने राज्यों से बात की। मंत्री ने खुद मुख्यमंत्रियों का पत्र लिखा। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि और कीमतों पर नजर रखने को कहा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.